गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और हमने लास्ट क्लास में DRR को डिस्कस किया, DRRI को डिस्कस किया, उसके प्रोविजन को डिस्कस किया। एक क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर रहे थे, बट इस क्लास में अब हम सॉल्व करेंगे। 12th क्वेश्चन, द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC एंड HFC। अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन दिस है तो DRR का 10% और DRRI का 15%। एज ऑन December 31st 2001, 6% मोर्गेज 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 डिवेंचर है 100 रुपये का, मतलब 10 लाख रुपीज। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, DRR का बैलेंस दे रखा है 50,000 और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 1,50,000 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये इंटरेस्ट हमें 31 दिसंबर को हर साल मिलता है। बैंक बैलेंस कंपनी के पास में 9 लाख रुपए का है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर, और डिबेंचर पर इंटरेस्ट हम 31 दिसंबर तक पे कर चुके हैं। ऑन 28 फरवरी 2002, मतलब ये जो बैलेंसेस दे रखे हैं उसके 2 महीने बाद इन्वेस्टमेंट को हमने सेल कर दिया और डिबेंचर को हमने 101 रुपये की रेट पर, और जो वहाँ तक का इंटरेस्ट होता है टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि 31 दिसंबर तक का तो इंटरेस्ट दे रखा था, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का इंटरेस्ट दिया और डिबेंचर को हमने 1 रुपये प्रीमियम पर, 100 रुपये का डिबेंचर है, 101 रुपये का पेमेंट किया, मतलब हमने उसको 1 रुपये प्रीमियम पर रिडीम किया। राइट ऑफ द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक, मतलब बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इग्नोर टैक्सेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना है 6% मोर्गेज डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 डिबेंचर 100 रुपये का, तो ये हो गया 10 लाख। फिर हम बनाएंगे DRR अकाउंट, DRR अकाउंट 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी DRR का जो बैलेंस है वो है 50,000, जबकि होना कितना चाहिए, 10 लाख रुपीस का 10% होना चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए होना चाहिए, जबकि है 50,000। तो 1 जनवरी 2002 हम P&L से 50,000 DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद में DRRI अकाउंट, DRRI अकाउंट 1 जनवरी 2002 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। DRRI का जो बैलेंस है वो है 1,50,000 और होना कितना चाहिए, 10 लाख का 15% 150 होना चाहिए और है भी 1,50,000। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि 28 फरवरी को हमने इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लिया और डिबेंचर को पेमेंट कर दिया। 28 फरवरी, तो 28 फरवरी 2002, अच्छा वहाँ तक का हमने इंटरेस्ट दिया होगा, तो यहाँ पर एक अकाउंट और बना लेते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। 28 फरवरी का हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो 28 फरवरी 2002 टू बैंक, वहाँ तक का हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो कितना है, यहाँ पर 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। डिबेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम होता है 60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ का इंटरेस्ट होता है 10,000। हमने 10,000 इंटरेस्ट का पेमेंट किया और ये जो इंटरेस्ट है वो 31 दिसंबर 2002 को हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई P&L 10,000। सारे डिबेंचर रिडीम हो गए, तो अब इसके बाद में डिबेंचर है ही नहीं, तो हम उसको 31 दिसंबर जो ईयर एंड हो रहा है उस समय हम इसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिबेंचर को रिडीम कर लेते हैं और हम इसके लिए इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 28 फरवरी 2002 हम DRRI को सेल करेंगे बाई बैंक, पार पे सेल करेंगे 1,50,000 और ये 1,50,000। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है इस पर भी तो इनकम मिलेगी 2 महीने की, तो एक अकाउंट और बनाते हैं, इनकम ऑन DRRI अकाउंट, इनकम ऑन DRRI अकाउंट। इनकम मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR, इनकम ऑन DRRI, तो यहाँ पर लिखेंगे 28 फरवरी 2002
बाय बैंक। ये जो इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, इस पर 4% पर एनम इंटरेस्ट होता है। तो 1,50,000 का 4%, एक साल का 6,000 और 2 महीने का 2/12, इट इज़ 1,000 रुपीज़। 1,000 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा और ये हम ट्रांसफ़र करेंगे 31 दिसंबर 2002 को P&L में ट्रांसफ़र करेंगे टू P&L। इसको 28 फरवरी को भी वैसे P&L में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने P&L में ट्रांसफ़र किया, ओके। अब हम मॉर्गेज डिबेंचर को रिडीम करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर। ये जो भी डिबेंचर है डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 10 लाख रुपीज़, और ये हमारा डिबेंचर का अकाउंट हो गया जीरो। डिबेंचर का अकाउंट जीरो, ओके। अच्छा, DRR की अब ज़रूरत नहीं है, तो DRR जो भी हमारा बना हुआ है 28 फरवरी 2002 को जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस दिन डिबेंचर रिडीम किए उसी दिन हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ये अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। तो DRR कंप्लीट, डिबेंचर कंप्लीट, DRRI जीरो, डिबेंचर इंटरेस्ट P&L में। अच्छा, यहाँ पर एक अकाउंट और बनाएंगे लास्ट, और वो है डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट में हम लिखेंगे 28 फरवरी 2002 बाय 6% मोर्गेज डिबेंचर, बाय 6% मोर्गेज डिबेंचर, एंड इट इज़ 10 लाख रुपीज़। हम इसको पेमेंट करेंगे 1% प्रीमियम पर। तो 28 फरवरी 2002 बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर विच इज़ 10,000 रुपीज़, 10,000, और हम इनको करेंगे पेमेंट 28 फरवरी 2002 टू बैंक। पेमेंट करेंगे 10,10,000, और हमारा डिबेंचर होल्डर अकाउंट कंप्लीट हो गया 10,10,000। ओके, इजी क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और ये जुलाई 2021 के एग्जाम में आ चुका है। इसमें एक पॉइंट दे रखा है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होता है जो एक टाइम के बाद में, जो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक टाइम के बाद में ये डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2021 के एग्जाम में आ चुका है। AB लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी को DRR अकाउंट बनाना ही नहीं होता, मगर लिस्टेड कंपनी को DRRI अकाउंट बनाना होता है। रिसेंटली मेड ए पब्लिक इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है, पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब है कुछ डिबेंचर जो है पार्ट में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 लाख डिबेंचर इशू करने, फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस ₹100 पर डिबेंचर, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 30 लाख, 3 करोड़ रुपीज, राइट। कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिबेंचर, 60% डिबेंचर का जो 60% है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, और कन्वर्जन कब होगा? 7 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। इशू क्लोज करेंगे उसके 7 महीने बाद डिबेंचर का 60% जो पोर्शन है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई 2020 को हमने सब्सक्रिप्शन लिस्ट को क्लोज कर दिया। अलॉटमेंट किया 1 जून 2020 को। इंटरेस्ट की रेट डिबेंचर पर है पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की डेट से इंटरेस्ट पेबल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें दे रखी है 8%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस समय कन्वर्जन करेंगे डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू उस दिन की 60 रुपीज़ है, जबकि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, मतलब 50 रुपीज़ प्रीमियम पर इक्विटी शेयर दिए जाएंगे डिबेंचर को कन्वर्ट करने के बदले में। अंडरराइटिंग कमीशन 1%। अंडरराइटिंग करा रखा है। अंडरराइटिंग कराने का मतलब ये होता है कि अगर पब्लिक ने सारे डिबेंचर परचेज नहीं किए तो बचे हुए डिबेंचर कौन खरीदेगा? अंडरराइटर खरीदेगा, उसको 1% का कमीशन होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड
पब्लिक ने 2,50,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई किया, जबकि हमने इशू कितने किए 3 लाख। तो 50,000 डिबेंचर कौन परचेज करेगा? अंडरराइटर परचेज करेगा। इंटरेस्ट हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च को पेबल है। राइट रिलेवेंट जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन है, उसके बाद में अलॉटमेंट है। हाँ, पैसा पूरा एक साथ ही हम ले रहे हैं, एप्लीकेशन पर ही ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, उसके बाद में लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर हम लिखते हैं डेबिट और फिर हम लिखते हैं क्रेडिट। 1 मई 2020 को 1 मई 2020 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2,50,000 पब्लिक ने डिबेंचर सब्सक्राइब किए, एक 100 रुपये का। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज 2,50,00,000, 2,50,00,000। अंडरराइटिंग कराने का मतलब है कि बाकी बचे हुए जो भी डिबेंचर है वो अंडरराइटर परचेज करेगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,50,000 डिबेंचर एट द रेट ₹100 पर डिबेंचर। सारा पैसा हमने एक साथ ही कॉल कर लिया। अच्छा, अब अलॉटमेंट कब किया जा रहा है? 1 जून को। तो एक काम करते हैं, 1 जून 2020 को डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अंडरराइटर अकाउंट डेबिट। अंडरराइटर का नाम नहीं दे रखा है, तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर डिबेंचर पर इंटरेस्ट की रेट दे के 8% टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर। देखिए 2,50,00,000 रुपीज तो हमें डिबेंचर के एप्लीकेशन से मिले, मतलब जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए। रिमेनिंग जो 50 लाख के डिबेंचर है वो कौन परचेज करेगा? अंडरराइटर परचेज करेगा। और हमारे डिबेंचर हो गए 3 करोड़ रुपीज के। अंडरराइटर को कमीशन, उसकी एंट्री होगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। अच्छा, अंडरराइटर को जो कमीशन मिलता है वो पूरे डिबेंचर पर मिलेंगे, मतलब 3 करोड़ रुपए के टोटल डिबेंचर है। पब्लिक ने परचेज 2,50,00,000 की है, मगर जो अंडरराइटिंग कमीशन पेबल होता है वो पूरे डिबेंचर पर, क्योंकि उसने अंडरराइटर ने पूरे डिबेंचर के रिस्क लिए। कितना? 1%। तो 3 करोड़ का 1% होता है 3 लाख। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, उसका कमीशन 3 लाख रुपीज। 3 लाख हमें उसको देने हैं कमीशन के, और हमने उसको 50 लाख के डिबेंचर दिए, तो बैलेंस बचा 47 लाख। हमने उसको डिबेंचर दिए 50 लाख का, उसका कमीशन होता है 3 लाख, तो वो हमें 47 लाख बाकी बचा हुआ अमाउंट देगा। बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू एट द रेट 1% ऑन ₹3 करोड़। ओके, उसके बाद में 1 जून 2020 अंडरराइटर बचा हुआ पेमेंट करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। उसका कमीशन होता है 3 लाख, हमने उसको डिबेंचर दिए 50 लाख रुपीज़ के, तो वो 47 लाख रुपीज़ का पेमेंट करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर 47 लाख। बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड, हो सकता है आपने अंडरराइटिंग के बारे में पढ़ा हो। अंडरराइटर
में अंडरराइटर रिस्क लेता है कि अगर पब्लिक ने डिबेंचर परचेज नहीं किए तो जितने बच जाएंगे वो सारे मैं परचेज कर लूँगा, उसके बदले में हम अंडरराइटर को कमीशन देते। कमीशन तो चाहे सारे डिबेंचर पब्लिक खरीद भी लेती तो भी हमें अंडरराइटर को कमीशन तो देना ही देना पड़ता। 50 लाख रुपीज़ के डिबेंचर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो हमने 50 लाख के डिबेंचर किसको दिया? अंडरराइटर को। तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट हो गया 50 लाख, फिर उसका कमीशन 3 लाख, उससे वो क्रेडिट हुआ 3 लाख से, तो नेट 47 लाख उससे ड्यू है, उसने हमें 47 लाख का पेमेंट कर दिया। ये एज्यूम करते हैं कि वो हमें पेमेंट कर देगा। बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड बाय अंडरराइटर, ठीक है। इसके बाद में 1 जून 2020 को हम करेंगे इन्वेस्टमेंट DRRI अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, क्योंकि TRR तो बनाना नहीं है, लिस्टेड कंपनी है, मगर DRRI में तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मगर यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि टोटल 3 करोड़ रुपए के डिबेंचर है, उसका 60% कन्वर्ट होना है इक्विटी शेयर में। तो इसका मतलब ये हो गया, और वो इसी साल कन्वर्ट होना है, तो जो, और ये कंपल्सरी कन्वर्ट, क्योंकि वो कन्वर्टेबल डिबेंचर ही है, तो रिमेनिंग 40% पर ही हमें DRRI अकाउंट में पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो 3 करोड़ का 40% और रेट ऑफ जो DRRI है वो है 15%, है ना। तो 15% किसका? 40% डिबेंचर पर। तो यहाँ पर करेंगे DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड। कैलकुलेशन कैसे? 3 करोड़ के 40% और उस 40% का 15%। 3 करोड़ का 40% 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का 15% 18 लाख। हमें 18 लाख ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 60% तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने हैं। 1 जुलाई के बाद डेट आती है 30 सितंबर 2020, हमें डिबेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है यहाँ लिखा हुआ है अलॉटमेंट की डेट से होगा टू बैंक। तो ये जो इंटरेस्ट देंगे 30 सितंबर को, 1 अप्रैल से नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट कब हुआ? 1 जून। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट देना है। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ऑन ₹3 करोड़ एट द रेट 8% फॉर 4 मंथ, 4 महीने का हमें इंटरेस्ट देना है। तो 3 करोड़ का 8% होता है 24 लाख, इंटरेस्ट की रेट 8% है। 3 करोड़ का होता है 24 लाख, 24 लाख और 4 महीने का होता है 8 लाख, तो हमें 8 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अगला इंटरेस्ट कब आएगा? 31 मार्च को, मगर उससे पहले 60% डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब उसकी एंट्री क्या होगी समझना। डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे डिबेंचर को रिडीम करते तो क्या करते हैं? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पेमेंट करते तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर बैंक की जगह हम उनको क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? अब ये कब होगा? अलॉटमेंट की डेट से 7 महीने बाद। तो यहाँ पर अलॉटमेंट कब हुआ? अलॉटमेंट हमारा हो रखा है, यहाँ पर अलॉटमेंट जो हो रखा है डिबेंचर का, यहाँ पर दे रखा है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। इशू कब क्लोज किया? हमने इशू क्लोज किया 1 मई को, जो क्लोजर ऑफ इशू है वो 1 मई है। तो यहाँ से 7 महीने बाद, तो 1 मई से 7 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 दिसंबर को हम 60% डिबेंचर का जो अमाउंट है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 दिसंबर 2020, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 3 करोड़ का 60%, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख को हम क्या देंगे? शेयर्स देंगे, और जो शेयर्स देंगे वो 60 रुपीज़ का होगा। फेस वैल्यू 10 है, बाकी का 50 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
into सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख हमें देना है और हम इसके बदले में शेयर्स देंगे। शेयर, एक शेयर 60 रुपीज़ का होगा, डिवाइडेड बाय 60, मतलब हम 3 लाख शेयर्स देंगे। शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ और 50 रुपये पर शेयर प्रीमियम, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 30 लाख रुपीज़ हम लिखेंगे शेयर कैपिटल में और 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ हम लिखेंगे शेयर प्रीमियम में। बीइंग 60% डिबेंचर अमाउंट converted into equity share, face value ₹10 per share and ₹50 per share securities premium। तो 1 करोड़ 80 लाख में हमने 60 का डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 3 लाख, इंटू 10 30 लाख शेयर कैपिटल में और 3 लाख इंटू 50 1 करोड़ 50 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब 31 दिसंबर 31 मार्च इंटरेस्ट की बात आएगी। 31 मार्च 2021 डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए 60% डिबेंचर को हमने 1 दिसंबर को ही इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी के 40% का अमाउंट तो डिबेंचर में ही है। हम 30 सितंबर तक ऑलरेडी इंटरेस्ट दे चुके हैं, तो वो जो डिबेंचर को हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया उस पर अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बाकी जो डिबेंचर है उस पर पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट। तो 1 करोड़ 80 लाख पर 2 महीने का, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड एट द रेट 8% per annum for 2 months on rupees 1 crore 80 lakh and 6 months on rupees 1 crore 20 lakh। तो 1 करोड़ 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये होता है 2,40,000 और जो रिमेनिंग है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख पे 8% और 6 मंथ का इंटरेस्ट होता है 4,80,000, टोटल इंटरेस्ट होता है 7,20,000। 7,20,000 का हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और ईयर एंड होने पर हम डिबेंचर इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2021 P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, इट इज़ 7,20,000 तो यहाँ दिया और पहले भी तो दिया था हमने, 30 सितंबर को दिया 8 लाख, तो टोटल 15,20,000 का इंटरेस्ट। 15,20,000 इंटरेस्ट को हम, जो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट है उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L। करेक्ट? डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अंडरराइटिंग के बारे में अगर आपको पता है तब तो अंडरराइटिंग की एंट्रीज आपको पता है, अगर अदरवाइज अंडरराइटिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो ये इस तरह से एंट्रीज करते हैं। अंडरराइटर को जो बचे हुए डिबेंचर है वो इशू करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री करेंगे और फिर अंडरराइटर के साथ बैलेंस का हिसाब किताब करेंगे। अगर हमने जो डिबेंचर दिए वो 50 लाख के थे, उसका कमीशन 3 लाख है तो वो 47 लाख हमको देंगे। अगर ऐसा होता कि हमने उनको 1 लाख के डिबेंचर दिए और उनका कमीशन होता 3 लाख रुपए तो हमें 2 लाख रुपए उनको देने पड़ते, तो एंट्री हो जाती अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अच्छी बात है, ऐसा ही है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका। देखिए जनवरी 2021, नवंबर 2014, नवंबर 2013 और वो 13th भी एग्जाम आया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 ए कंपनी
A Limited, a listed company, recently made a public issue in respect of which the following information is available. Number of partly convertible डिबेंचर 1 लाख और 100 रुपए का मतलब ये हो गए 1 करोड़. अंडर रिटन बाय एक्स लिमिटेड. अब यहाँ पर अंडर राइटर का नाम है एक्स लिमिटेड, तो अंडर राइटर अकाउंट की जगह लिखेंगे एक्स लिमिटेड अकाउंट. ठीक है. कन्वर्टेबल पोर्शन 60% कन्वर्टेबल, पिछले क्वेश्चन में भी था, तो 1 करोड़ का 60%, 60 लाख को कन्वर्ट करना है और 40 लाख रुपीस डिबेंचर में रहेंगे. डेट ऑफ कन्वर्जन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू. क्लोजिंग इशू कब है? 1 मई. पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे था. तो 1 मई से 6 महीने बाद होता है 1 नवंबर. 1 नवंबर को हमें डिबेंचर 60% डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करना है. तो 1 लाख के डिबेंचर 100 रुपए का, तो 1 करोड़. 1 करोड़ का 60% होता है 60 लाख. 60 लाख हमें इक्विटी शेयर में देना है. जो इक्विटी शेयर है वो 60 रुपीज़ का माना जाएगा और उसकी फेस वैल्यू 10, मतलब सेम 50 रुपीज़ प्रीमियम. तो 60 लाख हमें कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में डिवाइडेड बाय 60. इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे. जो कन्वर्ट करने की एंट्री होगी वो होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट 60 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल इट इज़ 10 लाख और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50 लाख रुपीज़. करेक्ट. 1 लाख शेयर 10 रुपये का फेस वैल्यू और 50 रुपये उसके ऊपर प्रीमियम. अंडरराइटिंग कमीशन 2%. अंडरराइटिंग पूरे 1 लाख पे देना है, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, वो हो जाएगा 2 लाख रुपये कमीशन. अच्छा, पब्लिक ने कितने डिबेंचर परचेज के? 80,000. तो 80,000 टोटल 1 लाख है, तो 20,000 डिबेंचर अंडरराइटर को लेने पड़ेंगे. 20,000 डिबेंचर 100 रुपये का, तो 20 लाख के डिबेंचर. 20 लाख के डिबेंचर हम अंडरराइटर को देंगे और उसका 2 लाख कमीशन होता है, तो 18 लाख अंडरराइटर हमें देगा. ठीक है, कैश में देगा. सेम क्वेश्चन जो लास्ट किया था वैसे ही है. 30 सितंबर और 31 मार्च इंटरेस्ट की डेट है. सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, 13th. चलिए ये आप घर पे करोगे. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बार आ चुका है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है. नवंबर 2019, मई 2010, मई 2017, मई 2011, बहुत बार. एक कंपनी ने 40,000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपये का, तो 40,000 इंटू 100 40 लाख. 1 अप्रैल 2015 को डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 मार्च 2015 को रिडीम करना है. द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. हम 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे. तो 40,000 डिबेंचर 100 रुपये का डिबेंचर है, हम उसको 105 रुपये पर रिडीम करेंगे. And also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share. मतलब आप अपने होल्डिंग को 20% होल्डिंग को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो. इक्विटी शेयर जो कन्वर्ट करने के बदले में दिया जाएगा उसकी फेस वैल्यू 10 और हम उसको देंगे 15 रुपये पर, मतलब 5 रुपये प्रीमियम पर हम शेयर देंगे. एंड द पेमेंट इन कैश. और जो बाकी का बैलेंस होगा, यानी कि आप 20% होल्डिंग को तो इक्विटी में कन्वर्ट कर दो और बाकी की जो 80% होल्डिंग है वो आप कैश में ले लो. 50 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग टोटली 5,000 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. 5,000 डिबेंचर होल्डर ने कहा हमें हमारी 20% होल्डिंग को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, मतलब हमें पूरे के पूरे रुपए कैश में ही चाहिए. बाकी के जो शेयर थे 35,000 शेयर, उसकी 20% होल्डिंग को हमने इक्विटी में कन्वर्ट किया. डिड नॉट एक्सरसाइज ऑफ. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर एंड द अमाउंट टू बी पेड इन कैश ऑन रिडम्पशन. कितना अमाउंट, कितने शेयर हमें अलॉट करने हैं और कितना अमाउंट हमें कैश में पे करना है, केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है. एंट्रीज वगैरह अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना है, आप समझना. टोटल डिबेंचर्स, हमारे टोटल डिबेंचर्स कितने? पहले हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. ठीक है. टोटल डिबेंचर्स कितने हैं? टोटल डिबेंचर 40,000, राइट. लेस ये जो ऑप्शन था नंबर ऑफ डिबेंचर नॉट कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर. हमने ऑप्शन, आप चाहो तो 20% होल्डिंग को इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो. ठीक है. तो 5,000 डिबेंचर पर 5,000 डिबेंचर जिनके पास है उन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से मना कर दिया. तो इसका मतलब 35,000 डिबेंचर
कि 20% होल्डिंग को हमें डिबेंचर में कन्वर्ट करना है, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 35,000 डिबेंचर। अच्छा, अमाउंट पेबल पर डिबेंचर, अमाउंट पेबल पर डिबेंचर, एक डिबेंचर का अमाउंट होता कितना है? 105 रुपये। 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है तो 105 रुपये। तो टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल ऑन 35,000 डिबेंचर, 35 डिबेंचर पर टोटल हमें अमाउंट पे कितना करना है? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 105, हमें टोटल पे करना है 36,75,000, इतना हमें पेमेंट करना है। इसका 20% अमाउंट इक्विटी में कन्वर्ट करना है। अमाउंट कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर, 36,75,000 का 20%, 36,75,000 का 20% होता है 7,35,000। तो 7,35,000 अमाउंट को हम क्या करेंगे? हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमें 7,35,000 रुपीज़ के इक्विटी शेयर देने हैं। जो इक्विटी शेयर हम देंगे उसकी वैल्यू 15 रुपये मानी जाएगी। 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये प्रीमियम। तो इश्यू प्राइस पर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस क्या मानी जाएगी? 15। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, शेयर्स टू बी इश्यूड 7,35,000 डिवाइडेड बाय 15, हमें 49,000 शेयर्स इशू करने हैं। ये तो हो गया कितने शेयर देने। अब ऐसे कितना कैश पेमेंट करना है? टोटल कैश पेमेंट, कैश पेमेंट, टोटल डिबेंचर होल्डर को कैश पेमेंट कितना करना है? तो सबसे पहले तो कैश पेमेंट टू 5,000 डिबेंचर, वो जो 5,000 डिबेंचर थे जिन्होंने अपने 20% होल्डिंग को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने से मना ही कर दिया, उनको तो पूरा पेमेंट कैश में देना है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 105, इनको हमें देने हैं पूरे कैश 525। और कैश पेमेंट टू 35,000 डिबेंचर, जो रिमेनिंग 35,000 डिबेंचर है, 35,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर पर कितना देना है? 105। इनको कैश में देना है 80%। 20% हमने इनका जो अमाउंट था वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, तो बाकी 80% तो कैश देना ही पड़ेगा। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 80%, 29,40,000 हमें इनको कैश देनी है। तो मतलब टोटल कैश कितनी देनी है? 5,000 डिबेंचर पर 525 और 35,000 डिबेंचर पर 29,40,000, टोटल हमें देने हैं कैश में 34,65,000। वैसे इसने एंट्री करने के लिए कहा नहीं है, अगर एंट्री करनी होती तो मैं आपको बताता हूँ, एंट्री करनी होती तो क्या होती। करनी नहीं है, कह नहीं रखा है, मगर समझ लेते हैं क्या होती अगर एंट्री करनी होती तो। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हमें इसको रिडीम करना है। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 40,000 डिबेंचर, 100 रुपये का एक डिबेंचर, तो ये हो गए 40 लाख, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5% प्रीमियम, इट मीन्स ये हो गया 2 लाख रुपए प्रीमियम का। 2 कैश, अभी हमने कितनी कैश निकाली? 34,65,000 हम देंगे कैश, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो शेयर्स देंगे वो प्रीमियम पर होगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंट्री बराबर हो जाएगी। देखो कितने शेयर्स निकाले हमने? 49,000 शेयर, और एक शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज़, तो यहाँ आएंगे 4,90,000, और 5 रुपये पर शेयर प्रीमियम, तो 49,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 2,45,000, 2,45,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो डेबिट की टोटल कितनी हुई? 42 लाख, और क्रेडिट की टोटल कीजिए, क्रेडिट की टोटल कितनी होती है? 34,65,000 प्लस 4,90,000 प्लस 2,45,000, ये भी होती है 42 लाख। करेक्ट? करनी नहीं है,
मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर करनी होती तो किस तरीके से करते, करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें लास्ट में जाके बैलेंस शीट भी बनानी है और आपको पता ही है बैलेंस शीट कौन बनाएंगे, आप बनाओगे। मैं आपको सारी एंट्रीज बता दूंगा, आपको बैलेंस शीट ही बनानी है, इसमें केवल बैलेंस शीट बनानी है, सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, फिर बैलेंस शीट तो आप बना सकते हो आराम से। चलिए, द बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर लिमिट, कन्वर्टेबल डिबेंचर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग एंड, मतलब DRR 10%, DRRI 15%। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, अदर करंट लाइबिलिटीज, करंट नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स, शेयर, अच्छा शेयर कैपिटल का बना हुआ इक्विटी शेयर है 50 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, P&L है, और DRR है। DRR कितना है, 10 लाख, और डिबेंचर यहाँ कितने, 1 करोड़। 1 करोड़ का 10% 10 लाख होता है, मतलब 10% DRR है हमारे पास। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट है, तो 1 करोड़ डिबेंचर का 10% होता है 15%, DRRI 15% है, तो वो है 15 लाख, मतलब DRR भी प्रॉपर बना हुआ है, DRRI भी प्रॉपर है। डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 अप्रैल, ये बैलेंस शीट 31 मार्च की है, और मतलब इसी दिन 1 अप्रैल को हमें डिबेंचर को रिडीम करना है। द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 1 करोड़ के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो 1 करोड़ का अमाउंट तो हो जाएगा डिबेंचर का, और 5 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा प्रीमियम का, मतलब 1 करोड़ 5 लाख रुपए हमें टोटल देने हैं। फिर हमने ऑल्सो कन्वर्ट ऑप्शन टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर। लास्ट क्वेश्चन जैसा है, 20% होल्डिंग वो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, और शेयर जो हम देंगे वो 15.75 की रेट से देंगे, उसमें 10 रुपये फेस वैल्यू है और 5 रुपये 75 पैसे प्रीमियम है, और बाकी का बैलेंस कैश में ले लो। 100 डिबेंचर होल्डर जिनके पास 25,000 डिबेंचर है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया नहीं। तो टोटल डिबेंचर कितने हैं हमारे, 1 लाख डिबेंचर है, तो 1 लाख डिबेंचर में से 25,000 ने तो मना कर दिया, तो उनको तो कैश देनी है। रिमेनिंग बचे 75,000 डिबेंचर। 75,000 का पेमेंट कितना होता है, 75,000 इंटू 105, 75,000 इंटू 105, इनका टोटल अमाउंट होता है 78,75,000, जिसके 20% के लिए हमें इक्विटी शेयर देना है। इसका 20% होता है 15,75,000। 15,75,000 डिवाइडेड बाय 15 रुपये 75 पैसे, एक इक्विटी शेयर 15 रुपये 75 पैसे पे इशू कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 15.75, हम 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे, 1 लाख शेयर देंगे, 1 लाख शेयर्स देंगे इंटू 10 लाख रुपए के शेयर कैपिटल हो जाएगी, और 1 लाख इंटू 5 रुपये 75 पैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हो जाएगा 575। अब कैश कितना देंगे, जो 75,000 डिबेंचर होल्डर है 105, उनका 80% तो कैश देना ही है, तो 75,000 इंटू 105 इंटू 80%, इनको कैश देनी है 63 लाख। और जो 25,000 डिबेंचर हैं उन पे तो पूरा पेमेंट कैश में देना है, 25,000 डिबेंचर इंटू 105, 26,25,000 उनको कैश देनी है, तो टोटल हमें कैश देनी है 89,25,000। ये तो हमें देनी है कैश, और ये हमें देने हैं शेयर्स, शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट। चलिए, ये तो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पार पे बेच दिए, तो मतलब इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे हमें रियलाइज हो जाएंगे। DRR खत्म करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ऑल द इन्वेस्टमेंट पुट विदाउट एनी लैग, 1 अप्रैल को सारे ट्रांजेक्शन हो गए, वापस से बैलेंस शीट बना दो। ये तो बहुत एडजस्टमेंट ईजी है। देखो क्या होगा, वापस से बैलेंस शीट बनाओगे तो ये 50 लाख के जो शेयर है ये हो जाएंगे 60 लाख रुपीज़ के, ये 60 लाख रुपीज़ के हो जाएंगे, राइट। 50 लाख के जो इक्विटी शेयर हैं वो 60 लाख रुपीज़ के हो जाएंगे, 60 लाख। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में 1 करोड़ 10 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसमें DRR खत्म हो जाएगा। मगर DRR खत्म होके कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व अभी 90 लाख का है, ये 1 करोड़ का हो जाएगा। मगर हम जो इसमें और पॉइंट आएंगे मैं आपको बताऊं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अभी 90 लाख रुपीज़ का है, राइट। जनरल रिजर्व 90 लाख का है, उसमें हमें 10 लाख रुपए DRR से ख़त्म होके हमारे पास, मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे।
फिर इसमें हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं, उसका प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे 5 लाख रुपए, तो हमारा जनरल रिजर्व हो जाएगा 95 लाख रुपीज़ का, ये यहाँ हो जाएगा 95 लाख रुपीज़ का, ठीक है। फिर पी एंड एल में आई थिंक क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, पार पे सेल किया, प्रॉफिट लॉस कुछ है नहीं, तो पी एंड एल सेम रहेगा 10 लाख रुपए का, डी आर आर जीरो हो जाएगा नील, और यहाँ पर एक और आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, वो जो नए शेयर इशू कर रहे हैं उस पर 575 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ जाएगा। तो 95 लाख प्लस 10 लाख प्लस 575, टोटल 1,10,75,000 का बैलेंस हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का, 1,10,75,000 का रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 1 करोड़ रुपीज़ का डिबेंचर, वो तो पूरे खत्म हो जाएंगे, और 65 लाख रुपीज़ का एक और लोन है, वो तो रहेगा ही, अदर लोन। अच्छा, अदर करंट लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 1,25 लाख ही रहेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1,60 लाख ही रहेंगे। इन्वेस्टमेंट पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। अदर करंट एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कैश इक्विवेलेंट पे फर्क पड़ेगा। 75 लाख कैश और कैश इक्विवेलेंट, हमने इन्वेस्टमेंट 15 लाख के 15 लाख में बेच दिए, तो ये हो गए 90 लाख। उसके बाद में हमें डिबेंचर को पेमेंट करना है, और डिबेंचर को कैश में पेमेंट करना है, माइनस 89,25,000, तो ये 75,000 का बैलेंस बचेगा, 75,000 का बैलेंस बचेगा कैश और कैश इक्विवेलेंट में। और आई थिंक इसके अलावा और कोई चेंज कहीं होना नहीं चाहिए। चेक करते हैं, टोटल लगाते हैं। 60 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल प्लस 1,10,75,000 रिजर्व एंड सरप्लस, 65 लाख रुपीज़ के लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और 1,25 लाख रुपीज़ के करंट लायबिलिटी, इट इज़ 36,75,000, 36,75,000। ओहो, फिर 1,60 लाख प्लस, ये 36 लाख नहीं है, 3,60,75,000, 1,60 लाख प्लस 75,000 प्लस 2 करोड़, सेम 3,60,75,000। बैलेंस शीट ही बनानी, तो जनरल एंट्रीज तो करनी ही है, तो आपको ये वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, कितने शेयर इशू किए, कितना कैश पेमेंट किया, फिर नोट्स टू अकाउंट्स में सारी डिटेल लिखोगे। 50 लाख शेयर पहले से थे, फिर और इशू किए तो 10 लाख हो गए, तो टोटल 60 लाख के शेयर हो गए। जनरल रिजर्व का आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस इतना डीआरआर से आया, इतना सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस बच गया। पी एंड एल में कोई चेंज है नहीं, सेम टू सेम लिखना है, डीआरआर खत्म ही करना है, हटा ही देना है यहाँ से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ न्यू शेयर 575, तो टोटल 1,10,75,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में केवल अदर लोन आएंगे 65 लाख के, और ये डीआरआरआई हट ही जाएगा, ये नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं बनेगा। और कैश इक्विवेलेंट का आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस 75 लाख प्लस डीआरआरआई को सेल करने से इतने आए, माइनस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पर हमने इतने दिए, और बैलेंस बच गया 75,000, करेक्ट। और ये हमारा बड़ा सा क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट आप आराम से बना सकते हो, नोट्स टू अकाउंट्स बना के आपको बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। और ये सारे जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले हैं, कैश पेमेंट जो किया है, कैश का जो बैलेंस है, आप चाहो तो उनको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, ओके। तो ये हमारा चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।